हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइकन। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने एक नई सीरीज शुरू करी है एनसीईआरटी आंदोलन। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम स्टडी आइकन एजुकेशंस 6 to 12 की सभी एनसीईआरटीज कवर कराने की। तो अभी हम इसी उसमें शुरू करेंगे अपनी पहली क्लास पॉलिटी की। ठीक है, हम बुक कवर करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। बट बिफोर दैट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्टडी आइकन एजुकेशन को, और हमारा टेलीग्राम चैनल। देखो, आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, उसके नोट्स, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ, वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी हम लाइव क्लासेस लेंगे या जो जो भी आपकी अपडेट होगी, वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। और हमारी लाइव क्लासेस का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में भी है। आप चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो और एक बार उस चैनल को ज्वाइन करो। नाउ इस बुक में क्लास 6 की पॉलिटी में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो शुरुआत होती है चैप्टर की, और एनसीईआरटी ने इसमें एक इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें सबसे पहली बात ये कही है कि अपने आसपास देखिए, अपनी क्लासरूम में देखिए, अपने दोस्तों को देखिए, अपने नेबरहुड में देखिए, क्या सब एक जैसे ही दिखते हैं? अगर 4 लोग हैं तो 4 के 4 क्या सब एक जैसे दिखते हैं? और अगर आपसे कोई अलग दिख रहा है तो क्या वो बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज व्हाट, ये उनकी आइडेंटिटी है यार, वो अलग लोग हैं। दैट डजेंट मीन्स कि वो बेकार हैं, वो आपसे जस्ट अलग हैं, दे आर डिफरेंट टू यू। तो ऐसे ही जो हम एक ह्यूमन होता है ना, वो हर कोई अलग होता है। अलग होता है उनकी कास्ट से, है ना, उनके कल्चर से, उनके जहाँ से वो आए हैं, जो उनका रीजन है, जो उनकी बर्थ प्लेस है वहाँ से, ठीक है, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड है वहाँ से, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ उल्टा अच्छी है। डाइवर्सिटी तो एक अच्छी चीज़ है, और इंडिया में तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्स नेशन। आपको मैं वैसे बताना चाहूँगा, इंडिया इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्स नेशन, दुनिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्स नेशन है। अगर इंडिया की हम बात करें ना, तो इंडिया कितने सारे रिलीजन्स का, कितने सारे धर्मों का बर्थ प्लेस है। जैसे हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का बर्थ प्लेस है। इसके अलावा जैनिज्म, इसके अलावा सिखिज्म, है ना, इवन बुद्धिज्म। अगर आपने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं इसमें आगे कवर करूंगा डेफिनेटली। अगर हम एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो हम सब कवर करेंगे। बट अगर बुद्धिज्म के बारे में आपने पढ़ा हो, तो बुद्धिज्म भी इंडिया में ही आया था, बौद्ध गया। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा हो तो बिहार, है ना। तो बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन कल्चर। बुद्धिज्म लद्दाख की साइड से होता हुआ तिब्बत, और फिर उसके बाद पूरे एशिया में फैला, चाइना से लेकर। और जो शिंटो है, जो जापान में रिलीजन देखा जाता है शिंटो, वो भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है ना। तो इंडिया कितना डाइवर्स है कि मतलब एक देश में जहां पर बाकी जितने भी देश हैं, अगर आप यूरोप में देखो और पूरा अमेरिका देखो, वर्ल्ड मैप अगर आपने देख रखा हो, तो इधर यूरोप होता है, इधर अमेरिका, और एशिया में बहुत बड़ा चंक जिसको हम कहते हैं रशिया। आधा एशिया है भाई रशिया। उनमें इन इन सभी देशों में कौन सा रिलीजन पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है क्रिश्चियनिटी। तो आप देखो, इतनी सारी जमीन, इतना सब कुछ, है ना, इतना सब मिलाकर आधी दुनिया से ज्यादा, आधी से ज्यादा दुनिया क्रिश्चियनिटी था यहाँ पर। बट ये इंडिया एक ही देश, ठीक है, ऑब्वियसली 7th बिगेस्ट कंट्री है एरिया वाइज इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताना कि एरिया कितना है इंडिया का, है ना। तो इस देश में ही कितने सारे रिलीजन्स आए, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जो सनातन धर्म के 4 पिलर्स कहे जाते हैं, है ना, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। तो इंडिया इस हद तक डाइवर्स है, और ये डाइवर्स ना इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। तो ये दिखाता है कि हमारे बिलीव्स, हमारे कल्चर कितने डिफरेंट हैं, और डिफरेंट होना ना कोई गलत नहीं है। आप देखो, एनसीईआरटी ने इसमें क्या 3 पिक्चर्स दी हैं, आपको बच्चों की पिक्चर्स दिख रही होंगी, 3 पिक्चर्स, है ना, और एक चौथा कॉलम दिया है, और कहा है कि आपको, जैसे ये 3 हैं, 3 ये बच्चों ने फोटो बनाई है, आपको भी एक फोटो बनानी है। और अब अगर हम फोटो एक बनाते हैं, तो क्या वो इनसे मिल रही है? नहीं मिल रही, है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी फोटो बेकार है, या इनमें से किसी की फोटो बेकार है? नहीं। हम एक चीज को सही नहीं कह सकते ना, जिससे हम बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट से, जिस कम्युनिटी से, जिस कल्चर से, हम कौन से फेस्टिवल्स बनाते हैं, जिससे हम रिलेट करते हैं, सिर्फ वही अच्छा है, ये कहना गलत है। तो हमें सभी रिलीजन्स की, सभी कास्ट्स की
सभी कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड दिस इज व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? पूरी पिक्चर बनी है भाई आयुष्मान खुराना की। आर्टिकल 15 क्या कहता है? दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ RRCPS। अब RRCPS की फुल फॉर्म क्या है? RRCPS रेस, रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स, ये है RRCPS की फुल फॉर्म। तो आर्टिकल 15 कहता है दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ RRCPS इज पनिशेबल ऑफेंस। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यार किस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? और यही चीज एनसीईआरटी बताना चाहता है कि अलग ड्राइंग बनाना दैट डजंट मीन्स कि यार इसकी तो सोच हमसे अलग है, हम साथ नहीं रह सकते, है ना, हम अलग अलग देश होना चाहिए, नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक अलग अलग स्किल है, एक अलग अलग माइंडसेट है, और अगर अलग अलग चीजों को हम साथ मिलाएंगे ना तो टुगेदर वी मेक अ बिग डिफरेंस टू द सोसाइटी। और यही चीज इंडिया खूबसूरत बनाती है। एक स्टोरी इसमें दी है, देखो अभी तक हमने बात करी कि डिफरेंशिएशन है ना, डाइवर्स है हमारी सोसाइटी, डाइवर्स है, और डाइवर्सिटी अच्छी भी है, डेफिनेटली अच्छी है, क्योंकि कई सारे माइंड्स, कई सारे रिलीजन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो डाइवर्सिटी अच्छी है। बट एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी बुरी भी है। एनसीईआरटी इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। आपको हर पॉइंट पर हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और बिना एग्जाम्पल के ना एनसीईआरटी अधूरी है। तो अब आप देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ये दिखाया है इन्होंने, एक और एग्जाम्पल है, और ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है, मैं आपको स्टोरी का नाम बताता हूं, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, हाँ, द लाइट्स चेंज बाय पॉयल सेन गुप्ता, जो भी है ये, ठीक है, द लाइट्स चेंज्ड, इस स्टोरी का नाम है। छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। समर 1 और समर 2 इनका नाम है। ये है समर 1 और ये है समर 2। अब ये नाम इनका समर 1 समर 2 नहीं है, दोनों का नाम समर है। होता क्या है, ये समर जो है ये स्कूल गोइंग बॉय है, और ये समर है एक न्यूज़पेपर सेलर, और एक मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये इकोनॉमिकली स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली से आता है ना। अब एक बार क्या हो रहा होता है कि ये अपनी साइकिल से एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता है, ठीक है, यहां पे है लाइट्स चेंज्ड, तो यहां पे एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता है समर 1। अब ये जब रुकता है ना तो वहीं पर एक और लड़का होता है, वो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, हेडलाइंस बोलता है वो, आपने देखा हो ट्रैफिक पढ़ना, हेडलाइंस बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट, और इस तरीके से पूरी हेडलाइंस बोलते बोलते न्यूज़पेपर देते हैं, और पढ़ने तभी देते जब पैसे दोगे उन्हें। तो ऐसे ही होता है, वो कहता है भैया पेपर पढ़ लो। तो वो समर जो होता है ना, साइकिल वाला समर, पढ़ा लिखा जो स्कूल गोइंग समर है, वो कहता है लाओ 2 पेपर। तो वो हिंदी पेपर मांगता है और हिंदी में बात करता है। तो जो समर 2 होता है ना, ये एकदम से शॉक हो जाता है कि हैं ये क्या, आपको हिंदी आती है? वो कहता है क्यों नहीं आती, हम पढ़ते हैं हिंदी। वो कहता है आप तो बिल्कुल अंग्रेज लग रहे हो। तो देखो उसके माइंडसेट, ये गरीब है तो ये सोच रहा है कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़े लिखे होते हैं, मतलब माइंडसेट है। पढ़ाई लिखाई से किसी रिलीजन का, कास्ट का, किसी प्लेस ऑफ बर्थ का, कम्युनिटी का क्या मतलब है? ठीक है, वो तो राइट टू एजुकेशन तो सबके लिए है, बट ये वाली बात इसको क्या पता। तो ये कहता है कि आप तो बड़े अंग्रेज से लग रहे थे। तो उसने कहा नहीं मैं अंग्रेज नहीं हूं, हमने सब्जेक्ट्स में पढ़ा है। तो कहता है सब्जेक्ट क्या है? जैसी समर एक सब्जेक्ट बोलता है ना, ये पूछता है सब्जेक्ट क्या होता है। अब जो समर 1 है ना, वो इसको बता ही रहा होता है कि सब्जेक्ट्स होता क्या है। इतने में लाइट ग्रीन हो जाती है और इसको ना चलना पड़ता है क्योंकि पीछे भी ट्रैफिक है ना। अगले दिन फिर लाइट आती है, ये आता है, ठीक है, लाइट रेड होती है, ये इसको पेपर देता है, लो भैया आपका पेपर। और फिर कहता है भैया अब बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। अगले दिन पूछता है ये। तो ये कहता है सब्जेक्ट होते हैं, हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपने स्कूल में। कहता है अच्छा इंटरेस्टिंग है ना। फिर ये अपना नाम इसका नाम पूछता है। तो ये कहता है कि मेरा नाम समीर है। फिर ये इसका नाम पूछता है, तो कहता है भैया मेरा नाम भी समीर है। तो ये कहता है कि चलो भैया ठीक है, आज से आप समीर 1 और मैं समीर 2। तो ये कहता है आज से आप समीर 1 समीर 2। अब मैं आपको पहले बताऊं ये स्टोरी कहाँ की है। ये स्टोरी है दिल्ली की, ठीक है, ये एक दिल्ली बेस्ड स्टोरी है, दिल्ली की ट्रैफिक लाइट है ये। और अब ये पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये पूछता है इससे कि भाई तुम इतना उदास क्यों, प्रॉब्लम क्या है। तो ये कहता है भैया मैं ना मेरठ का हूँ, और मेरठ में मेरी मदर रहती हैं, और वहाँ पर रायट्स हो चुके हैं कम्युनिटीज़ के बीच, किस के, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक रिलीजियस रायट हो चुके हैं। और ये बताता है कि भैया मैं ना मुस्लिम समीर हूँ, आप कौन हो? आप तो हिंदू समीर हो, मैं मुस्लिम समीर हूँ। तो अगले दिन
जब दोबारा सिग्नल होता है तब तो सिग्नल ग्रीन हो जाता है, ये चला जाता है समीर एक। उसके बाद जब दोबारा सिग्नल ग्रीन होता है ना, तो समीर एक फिर आता है वहां पर, और पर इस बार समीर 2 नहीं दिखता। उसके बाद कभी भी समीर 2 नहीं दिखता। तो शायद समीर 2 मेरठ चला गया हो, पता नहीं उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ हो। तो ये समीर 2 हमेशा ये वाली बात सोचता रहता है कि पता नहीं समीर 2 के साथ क्या हुआ होगा। अब ये स्टोरी हमें दिखाती क्या है यार? ये स्टोरी हमको सबसे पहले तो दिखा रही है कि देखो, दोस्ती तो किसी भी कम्युनिटी में हो सकती है, ठीक है। दोस्ती और जो हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, ये कोई ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है कि हमें अलग अलग ही रहना है, 2 प्रांत के लोग हैं एक साथ नहीं हो सकते। दिस इज रॉन्ग। तो साथ तो हो सकते हैं जब तक इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये नहीं गया, तो दोस्त तो ये थे, इनकी दोस्ती पे कोई फर्क पड़ गया। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या था? सबसे पहले तो देखो, ये सवाल ना यहां भी उठेगा कि इनमें डिफरेंस क्या क्या थे। तो आपको डिफरेंस बताना है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस क्या था इनमें। 3 डिफरेंसेस बताने हैं आपको। तो पहला तो इकोनॉमिकली डिफरेंट थे वो, है ना। दूसरा, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, वो डिफरेंट था। और तीसरा क्या है? तीसरा अब आपको बताना है। देखो सिंपल है, थोड़ा सोच लोगे तो बता पाओगे कि तीसरा डिफरेंस उनमें क्या था। और दूसरा सवाल ये आता है, क्या ये जो डिफरेंस थे 3, ये इनकी दोस्ती के बीच में आ रहे थे क्या? नहीं आ रहे थे यार, इनकी दोस्ती के बीच में कहाँ है। जब तक पता ना चल गया कि कौन कौन से उसके हैं ये, तब तक इनकी दोस्ती में कुछ नहीं आया। पेज नंबर 7 पर ना एक और टॉपिक है। तो यहां पे टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। अभी मैं इंडिया के सेंट्रिक बनाकर बात कर रहा था, और रिलेवेंट भी इंडिया से ही है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया क्या है? अब देखो, इंडिया में ना, मैंने आपको रिलीजन के बारे में बताया, लैंग्वेजेस के सॉरी रिलीजन्स के बारे में हाँ बताया मैंने आपको। 4 रिलीजन का बर्थ तो इंडिया में ही है। और अगर आप बात करो इस्लाम, है ना, इस्लाम, तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। इस्लाम इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस रिलीजन। फर्स्ट कौन सा है? क्रिश्चियनिटी। सेकंड इस्लाम। थर्ड हिंदुइज्म, है ना। ये है दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन। कौन सा है? हिंदुइज्म। सेकंड ओल्डेस्ट जैनिज्म। इतने पुराने रिलीजन्स हैं ये, और इन दोनों का बर्थ प्लेस क्या है? इंडिया। अब इस्लाम की हम बात करें ना, तो इस्लाम की पॉपुलेशन इंडिया में थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन इस्लाम की है। यस, थर्ड मोस्ट से क्या इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है इंडोनेशिया में, मुस्लिम्स की, इंडोनेशिया। और उसके बाद आता है पाकिस्तान मुस्लिम पॉपुलेशन में, और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन में। इंडिया में 79 to 80% ना कौन है? हिंदूज हैं। और 18%, 18 to 19% कौन है? कौन है? मु- हाँ, इस्लाम्स। यस, कमेंट सेक्शन में जो लिख रहा है ना, वो भाई तुम गलत हो, ठीक है, इस्लाम है। बट कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, ये सब स्टैटिस्टिक्स है और इतनी हार्ड नहीं है। देखो, एनसीईआरटी में डायरेक्टली इसके बारे में नहीं लिखा, बट हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या ही पढ़ेंगे। कहते हैं ना एक कि हर किसी के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको हम किताब तो पढ़ लोगे, बट उस किताब से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं और वो जो डॉट्स हैं उन सबको कनेक्ट कैसे करोगे? तो वो काम टीचर करता है ना। अब तो मैं क्या बता रहा था कि इंडिया कितना डाइवर्स है। इंडिया में इस्लाम है, ठीक है, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म अगर बात करें तो हिंदुइज्म की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा दुनिया भर की अराउंड 99% इंडिया में है ना। और मैं आपको एक सही बात बताऊं तो 99 नहीं होगी, 90% के अराउंड हिंदुइज्म की पॉपुलेशन इंडिया में है। इसके अलावा हिंदूज 1% तो यूके में है। और इसके अलावा नेपाल एक हिंदू कंट्री है, ठीक है, श्रीलंका में हिंदूज हैं। और आप इंडिया में ही बात करो ना, इंडिया में तो लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1600 से ऊपर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हाँ, 1600 प्लस मदर टंग्स हैं। यस, 1600 प्लस मदर टंग्स हैं इंडिया में। और 22 तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं जो स्टेट्स यूज़ करते हैं। हमारे नॉर्थ में देखा जाए तो हिंदी यूज़ करी जाती है जो स्टेट्स की लैंग्वेज है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना, ये सब। पंजाब की पंजाबी लैंग्वेज है, तमिलनाडु की तमिल है, केरला की कन्नड़ा है, मलयालम है। ये सभी लैंग्वेजेस मिलाकर 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। इसके अलावा जो मदर टंग है ना वो 1600 है। संस्कृत इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज, संस्कृत। और संस्कृत का भी बर्थ इंडिया में है। और आज के टाइम में ना कुछ गांव ऐसे हैं
जो संस्कृत बोलते हैं, मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट आप एक बार सर्च करिएगा उन गाँव के बारे में जो आज भी जिनकी मदर टंग संस्कृत है। संस्कृत से डाइंग लैंग्वेज, ये तो डाइंग लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, बट डाइंग लैंग्वेज है। इसके अलावा तमिल की अगर हम बात करें तो तमिल को कहा जाता है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड लैंग्वेज है ये। तमिल, यस, तमिल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड लैंग्वेज। और अगर हम हिंदी की बात करें ना, तो वर्ल्ड में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज, मैंडरिन चाइनीज है ना, मैंडरिन चाइनीज। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? स्पेनिश। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? इंग्लिश। फोर्थ पे आती है हिंदी, यस। फोर्थ नंबर पे फोर्थ नंबर पे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। और फिफ्थ बंगाली, हाँ जी, बंगाली फिफ्थ नंबर पे आती है, और ये भी एक इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन ओरिजिन लैंग्वेज है। बंगाली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बांग्लादेश और हमारे इंडिया के वेस्ट बंगाल में। तो ये भी एक बंगाल। और आप देखो ना, अगर हमारा आज भी अखंड भारत होता, यूनाइटेड इंडिया अगर होता, तो हमारी इंडियन लैंग्वेज ही मोस्ट पॉपुलस लैंग्वेज होती है ना। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई एटलीस्ट चाइनीज को तो टक्कर देती। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, बट 2023 इसी साल, आज पहला दिन है 2023 का, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डालूंगा भी आज ही, तो आज 2023 है, ईयर 2023 आज से हो गया है। 2023 में हम चाइना को सरपास कर देंगे पॉपुलेशन में, और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस नेशन बन जाएंगे। इंडिया दुनिया का थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो इंडिया कोई ऐसी छोटी मोटी और इग्नोर करने वाली कंट्री नहीं है। आइदर यू कैन हेट इंडिया, आइदर यू कैन लव इंडिया, बट यू कांट इग्नोर इंडिया। ठीक है, इंडिया इस हद तक का डाइवर्स नेशन है। मैंने अभी बात करी है, कई सारे बर्थ प्लेसेस की बात करी है, 1600 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, स्टेट्स हमारे इतने सारे हैं। अब देखो, हम कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, वो क्यों कहते हैं? कश्मीर सबसे ऊपर है, कन्याकुमारी अगर हम मैप में देखें तो कन्याकुमारी सबसे नीचे है। आप ये देखो, यही दो स्टेट को देख लो आप, इतने ज्यादा डिफरेंट है, आपको लगेगा कोई सी दूसरी दुनिया में आ गए। ये हमारा भारत है ना, इधर देखो, मुझे मैप नहीं आता इसलिए मैं ऐसे प्लेन लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से तो ऐसा है काफी, ठीक है, ऐसा कुछ है, सॉरी मुझे नहीं आता बनाना, आई एम सॉरी। तो आप देखो, कश्मीर से लेकर ये जो कन्याकुमारी है, अगर आप यहीं यहीं में चले जाओ ना, एक देश के अंदर ही वीजा भी नहीं लगता, अगर आप यहाँ चले जाओ तो आप देखना कितना डिफरेंट है, दूसरी दुनिया, लैंग्वेज दूसरी, खाने का टेस्ट एंड प्रेफरेंस दूसरी, ठीक है, लोग एक अलग टाइप के, अलग बिहेवियर के साथ मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है इंडिया। और ऐसी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, एक लद्दाख के, जो कि वहीं कश्मीर, डेफिनेटली कश्मीर के पास ही है, और एक केरला के। वैसे अगर आपको पता हो तो लद्दाख को ना लिटिल तिब्बत कहा जाता है, हाँ, लिटिल तिब्बत। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिलीजन है ना, मेजोरिटी पे जो रिलीजन है वो है इस्लाम, अगर आपको पता हो तो। जब भी लद्दाख की बात आती है तो हमारे अंदर क्या आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है? रेगिस्तान से भरे पहाड़ है ना भाई, माउंटेन्स वाले रेगिस्तान आते हैं हमारे दिमाग में। और देखो, अगर किसी के दिमाग में 3 इडियट्स आ रही है ना, तो कोई बुराई नहीं है भैया, मेरे दिमाग में भी 3 इडियट्स आती है लद्दाख के नाम से, है ना। लद्दाख के नाम से पश्मीना वूल, आपको पता ही होगा, पश्मीना वूल, पश्मीना कारपेट, चादर, ये सब आते होंगे आपके दिमाग में। वो क्या है? वो वहां पे जो वूल होती है ना, इतने मोटे मोटे उनके ऊन निकलते हैं उसमें से, और बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। उज्बेकिस्तान अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उज्बेकिस्तान में बहुत पॉपुलर है तिब्बत, क्यों? क्योंकि वहां पर पश्मीना वूल जाता है यहाँ से। मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट मतलब कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान, ये जो नेशन है, तो यहाँ पर काफी फेमस है लद्दाख, क्यों? क्योंकि यहाँ से पश्मीना वूल जाती है। और किसके लिए फेमस है जल्दी बताओ? तिब्बत, कमेंट सेक्शन में, कमान, कमेंट सेक्शन में किस किस चीज के लिए फेमस है तिब्बत? डजॉज, यस, जो याक्स होती हैं वहां पर, याक्स, काउज होती हैं एक तरीके की, याक्स, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? डजॉस। यहां पर एक्चुअली मेंशन भी है डजॉस के बारे में, वो काफी फेमस हैं। गोट्स फेमस है, काउज, गोट्स, याक, काउज, ये सब फेमस है काफी। हाँ, पश्मीना वूल यहाँ पर है ना, वो बहुत फेमस है। तो लद्दाख किस किस ले जाना चाहता है? अपने ट्रेड रूट के लिए। देखो, अभी आपको रेगिस्तान रेगिस्तान के पहाड़ दिख रहे होंगे भरे हुए, बट ये एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट है, क्योंकि ये इंडिया को जोड़ देता है चाइना, तिब्बत, आपका मंगोलिया, फिर जो मिडिल एशिया है, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान,
तजाकिस्तान, खजाकिस्तान, जो भी ये सब देश हैं, हिस्तान जितने भी हैं ये, है ना, तो इन सब से भी ये जोड़ता है, रशिया से भी ये जोड़ता है। तो यही एक ही बहुत मेजर ट्रेड रूट निकल कर आता है तिब्बत। और यहाँ पे कई सारे ट्रेडर्स आते हैं, कारवां कहते हैं उनको, अपनी कारवां में आते हैं वो, उनके एक तरीके का, जैसे चलो मान लो रेडी होती है ना, रेडी, हाँ हाँ, तो वही होती है उनकी भी वो कारवां, उस पे आते हैं। तो उस पे वो किस किस चीज़ का करते हैं, सिल्क, कारपेट, है ना, स्पाइसीज, टेक्सटाइल। आपके भी यहाँ पर सोसाइटी में कोई ना कोई आया होगा जो कारपेट्स वगैरह लेकर, चादर लेकर आया होगा, पश्मीना है, कश्मीरी है, ये बोल के आया होगा। वैसे ये चीज़ सही है कि किसी भी चीज़ के नाम के आगे ना कश्मीरी लगा दो, बस उसकी कीमत वहीं बढ़े। कश्मीरी हो ना हो, किसी को कुछ नहीं पता। आप सरोजनी जाओ, लाजपत नगर जाओ, बिक रहे हैं कश्मीरी नाम से, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो बुद्धिज्म, मैंने आपको हाँ ये वाली बात बताई थी कि बुद्धिज्म रीच तिब्बत वया लद्दाख। तो तिब्बत बुद्धिज्म कहां से पहुंचा था, लद्दाख से होकर पहुंचा था। और अब मैंने आपको बताया, भले ही पहले यहां पर क्या था, जल्दी बताओ यार, कुछ तो बोलो। हाँ, बुद्धिज्म था। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर मेजोरिटी में इस्लाम मिलता है। और यहाँ का इस्लाम काफ़ी डिफरेंट है, अगर आप बाकी इस्लाम से सोच रहे हो ना, बहुत डिफरेंट है। यहाँ के ओरल ट्रेडिशंस की बात करें, सॉन्ग्स, उनके पोएम्स, ठीक है, जो उनके लोकल वर्जन्स हैं, केसर सागा, तो ये काफ़ी डिफरेंस है। और हाँ, ये दोनों मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें केरला की, ठीक है, इसके बारे में इतना ही था। अगर हम बात करें अब इधर केरला की, अभी हमने कहाँ की बात करी, इधर की, लद्दाख की। अब हम बात करें केरला की, बिल्कुल एक दूसरे से दूर है ना, दो कोने हैं देश के। अब देखना डिफरेंस कितना है इनमें। और सिर्फ कल्चर वगैरह में ही नहीं है यार, देखो सिर्फ कल्चर में ही डिफरेंट नहीं है दोनों, अपनी हिस्ट्री में भी बहुत डिफरेंट है ये। हम केरला की बात करें ना, तो केरला में हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी मिलती है। अब क्रिश्चियनिटी की बात करें, जैसे लद्दाख जाना जाता है बुद्धिज्म के लिए, ऐसे ही केरला जाना जाता है क्रिश्चियनिटी के लिए। सर थॉमस, है ना, सेंट थॉमस जिनको हम कहते हैं, सेंट थॉमस, इन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्टैब्लिश किया। और फर्स्ट टाइम क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो केरला से हुआ था। जिस तरीके से लद्दाख की वजह से जो बुद्धिज्म है वो आउट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ था लद्दाख की वजह से, ऐसे ही केरला की वजह से इन इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ था क्रिश्चियनिटी। और यहां पर ना एक काफी छोटी पॉपुलेशन, काफी छोटा चंक है मुस्लिम्स का, ठीक है। अगर हम बात करें, अब से कई सालों पहले की बात होगी, आई डोंट नो 100 ईयर्स, लेस देन 700 ईयर्स, हाँ, तो 700 साल अगर पुरानी अगर हम बात करें ना, तो एक ट्रैवलर थे, कौन कौन आए थे ट्रैवलर, बड़ी एक उन पे तो पोएम भी लिखी गई है, इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता आया था, आपने पढ़ा ही होगा उनके बारे में यार, किसने नहीं पढ़ा इब्न बतूता के बारे में, काफी कुछ लिख कर गए थे। तो ट्रैवलर थे वो, कहाँ के, अरब ट्रैवलर थे वो, अरब से आए थे वो ट्रैवलर थे। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में, पढ़ा होगा आपने अपने बचपन में भी। तो इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ने ट्रैवलॉग भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ की जो, देखो वो मुस्लिम थे तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी पे ही ज़्यादा ही लिखा था। उन्होंने कहा था केरला में मेजॉरिटी तो क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म है, बट यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि इस्लाम का है। और यहाँ पर जो इस्लाम के लोग हैं ना, जो मुस्लिम्स हैं ना, उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट है, वो बड़े सेठ हैं, बड़े, क्योंकि वो वहाँ पर आए हैं। आप देखो अरब से वो केरला आए, क्यों आए, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आए, है ना, डेफिनेटली स्लेव्स बन के तो आए नहीं, उस टाइम ऐसा कुछ कल्चर नहीं था इंडिया में, स्लेव्स बन के तो आए, आज भी नहीं यार स्लेवरी का तो कल्चर, तो स्लेव्स बन के तो आए नहीं, क्या बन के आए, एक बिजनेसमैन बन के आए, उनका बिजनेस अच्छा चला तो यहाँ पर वो रहते भी हैं। और काफ़ी रेस्पेक्टफुल कम्युनिटी है इस्लाम, कहाँ पर, केरला में, बिटवीन द क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। और पुर्तगीज ने भी इसको डिस्कवर किया था, वास्को द गामा। अगर आपने स्टोरी सुनी हो वास्को द गामा की, तो वो कैसे, वास्को द गामा अमेरिका की खोज में निकले थे, कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ की खोज में निकले थे, इंडिया की खोज में निकले थे, वो कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। तो जो वास्को द गामा थे, एक पोर्तुगीज थे वो, ठीक है। और एक तो हमारी स्टेट है भी गोवा यार, कितने टाइम तक पोर्तुगीज कॉलोनी में रही, आई थिंक 1962 में या कब, मुझे तो याद भी नहीं, आई थिंक 1962 में ही गोवा को पोर्तुगीज कॉलोनी से आज़ादी मिली थी। और उसके बाद वहाँ पर वोटिंग भी हुई थी कि ये मुंबई में जुड़ना चाहती है या नहीं, तो वोटिंग में इन्होंने मना कर दिया कि हम अपना अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, मुंबई से नहीं जुड़ना, तो ये मुंबई से नहीं जुड़े। 1962 की बात है ये,
है ना। तो यूरोपियन जो कॉलोनी थी, जो क्या नाम है, पोर्तुगीज की थी, पोर्तुगीज की, वो भी आई थी इंडिया में। इंडिया की अगर हम बात करें ना, एक मिनट केरला को साइड रखें, तो ज्यूज, दुनिया में ना ज्यूज पर जितना अत्याचार हुआ है ना, किसी कम्युनिटी पर शायद नहीं हुआ। ज्यूज ने कितना कुछ देखा है। और फिर एक एक टाइम पर क्या हुआ, इसराइल बनाया गया। इसराइल में क्या करा गया, जितने भी जूइश लोग हैं दुनिया भर में, आ जाओ और यहाँ रह लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हिटलर ने तो बहुत कुछ किया है, इंक्लूडिंग जो दुनिया के ग्रेट माइंड रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी ज्यूज थे। उनके साथ भी कितना कुछ गलत किया था, उनको मारना तक चाहता था। फिर वो अमेरिका भागे जाके, और फिर वहां पे तो भैया उन्होंने एटम बम बना दिया और पता नहीं क्या बना दिया, बस क्या कहो। ठीक है, तो दुनिया भर में ज्यूज पे बहुत अत्याचार हुए हैं। ज्यूज ने, जो ज्यूज है ना, उन्होंने किसी भी देश को अपने लिए सेफ नहीं बताया। बट जब ज्यूज यहाँ पर आए, आप किसी भी ज्यूज की ट्रेवलॉग उठाकर देख लो, या फिर आज के ज्यूज भी जो कहते हैं, वो कहते हैं इंडिया में हमें फुल रिस्पेक्ट मिली है। और हमें ही पता है यहूदी वगैरह को हम भी फुल रिस्पेक्ट देते हैं यार, कौन ज्यूज वगैरह की यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। तो इंडिया में डाइवर्सिटी है ना। बट आप देखो कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट भी है, और डाइवर्सिटी में कितना कितना अच्छी चीज है डाइवर्सिटी। आप अगर हम बात करें पारसियों की, है ना, जो पारसी हैं, जैसे होमी जे भाभा, रतन टाटा हमारे, डेफिनेटली यार उनको कैसे भूल सकते हैं, साइरस पूनावाला, है ना, ये सब साइरस मिस्त्री जो भी लोग हैं ये, तो टाटा वगैरह, ये कौन है, ये लोग हैं पारसी। तो कितनी छोटी कम्युनिटी है, और इंडिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा रिच वेल्दी मानी जाती है ये कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी। और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रिलीजन आफ्टर हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, शायद यही है ओल्डेस्ट रिलीजन। को क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सब तो बाद में आए थे, है ना। आई थिंक जुडाइज्म नहीं, ज़ोरास्ट्रियम, कुछ इस तरीके से बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है। जो पारसी कम्युनिटी है उनका रिलीजन क्या कहा जाता है, उसको बताना। रतन टाटा कौन से रिलीजन के हैं, उसको बताना मुझे। तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कितने लोग खुश हैं। जब ज्यूज ने पूरी दुनिया को नकार दिया ना, और अपना नया देश भी बना लिया, उसके बाद भी कई ज्यूज ने बताया कि इंडिया हमारे लिए बेस्ट प्लेस रहा, इंडिया में हमें फुल रिस्पेक्ट मिली है ना। अब में हम बात कर रहे थे किस किस की, एक तो हमने बात करी थी लद्दाख की, है ना, लद्दाख की बात करी थी हमने, और दूसरी हमने बात करी केरला की। देखो कितना डिफरेंस है इनकी हिस्ट्री में, इनके कल्चर में कितना डिफरेंस है, बट आते ही एक ही देश में है, हमारे प्यारे भारत में, कितना डिफरेंस है। और आप ये देखो चाइना का भी रिलेशन बताया है। चाइना, अब देखो हमने तिब्बत की बात करी जो आज चाइना में है, चाइना ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, है ना, तिब्बत को, तो वहां पर भी रिलेशन बताया। बट केरला जो दूसरे कोने में है उसका भी रिलेशन है। यहाँ पर कुछ चाइनीज फिशिंग मैन्स होते थे, जिनको चीना वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके कुछ बर्तन वगैरह थे चीना चाटी वगैरह, इस वजह से उनको चीना वाला। अब देखो ये पॉइंट याद रखना आप, ये पॉइंट देखो केबीसी मटेरियल है ना, चीना वाला। तो चीना वाला कहा जाता था, उनके चीना चाटी वगैरह कहा जाता था, जो यूटेंसिल्स वो यूज करते थे, उनके नेट्स को भी कुछ इस तरीके से ही कहा जाता था। तो चीना वाला जो चीन हम कहते हैं ना, चीन, वो तो चाइना नाम है देश का, तो बट हम चीन क्यों कहते हैं, तो शायद यहीं से एक वर्ड आया है चीन, चीना वाला से, चीन वाला, है ना। तो चीन, ये वर्ड वहीं से आया है। तो अब ये बताओ इतनी डाइवर्सिटी ना होती तो क्या इंडिया में हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और पारसी कम्युनिटी और भी जो अलग रिलीजन्स हैं, क्या वो होते, क्या इंडिया इतना डाइवर्स होता? क्या हमें बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किसने स्थापित किया, होमी जे भाभा, वो मिलता? क्या टाटा ग्रुप आज होता जो दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, वो होता टाटा ग्रुप? है, हम भारत बायोटेक से वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका फाउंडर कौन है, वो भी तो यही इसी रिलीजन का है। क्या वो होता? कितनी चीजें होती जो नहीं होती। अगर इंडिया में इस्लाम ना आता तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम आते, होते? तो डाइवर्सिटी कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो एक अलग 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 चीज लेकर आती है। और इसी का जिक्र हमारे प्यारे भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना, उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कराया इस चीज का जिक्र। क्या कहा है इन्होंने, उनका स्लोगन बड़ा फेमस है, उनकी जो लाइन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत फेमस है, ये हर कोई यूज करता है। आज के टाइम में पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे देश में ऐसा है कि बड़ी अफसोस की बात है, पर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इतना कुछ दिया है देश को, है ना, उनके बारे में कितना कुछ बोला जाता है, कितना कुछ बुरा बोला जाता है, बट फिर भी हम उनके काम को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम एडमायर ना करें, ये हमारी ही गलती है। तो उन्होंने भी एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज दिया है कि
डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपनी जो उनकी बुक थी, उनकी इकलौती बुक है डेफिनेटली, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है. व्हाट ही सेड दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. तो ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का कहना है. तो डाइवर्सिटी कोई बुरी नहीं है, और हम इंडिया में डाइवर्सिटी की बात करें ना तो वो तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, और इंडिया दुनिया का मोस्ट डाइवर्स नेशन है. कई लोगों ने तो ऐसे भी कहा था जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने कहा था दैट देयर वॉज नो इंडिया, देयर इज नो इंडिया, देयर विल नो इंडिया. बट देखो आज भी इंडिया खड़ा है अपनी डाइवर्सिटी के चलते. इतना डाइवर्स नेशन है, इतना डाइवर्स नेशन है, तब भी डट के खड़ा है, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है इंडिया, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस, वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री है हमारे पास. उसके है ना, इतने डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी. और मिलिट्री में क्या लीजन होता है क्या? नहीं होता यार. बट हाँ, वहां पर कल्चरल इंपैक्ट है. किसी देश में सुना है क्या कि ये वाला बटालियन वाला हमारे यहाँ होता है? पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, और भी कई कई जगह के होते हैं, राजपूत के होते हैं, इधर उधर के होते ही हैं अलग अलग. सो डाइवर्सिटी इज नॉट समथिंग विच वी कांट प्राउड ऑन. नहीं, डाइवर्सिटी तो प्राउड करने लायक चीज है, डेफिनेटली है ना. और एनसीईआरटी ने जिस पॉइंट से बात खत्म करी है, वो पॉइंट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये 1911 में हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया था, है ना. तो उसमें उन्होंने नेशनल एंथम में यूनिटी के बारे में कहां लिखा था, मैं बताता हूं. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा. ये हमारी डाइवर्सिटी है. अब कैसे है वो आप देखिए, है ना. आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं. फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी चैप्टर नंबर 2 पर. चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अभी हमने इस चैप्टर में सभी पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े हैं डाइवर्सिटी के. नेक्स्ट चैप्टर में हम नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के. हर सिक्के का ने दो पहलू होते हैं, दोनों पढ़ेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. शुभ गोयल साइनिंग ऑफ.